देश आगे जाता है। जी जी, छोटी छोटी टिप्पणी लेंगे दूसरे चक्कर में, समय कम है, 2 से 3 मिनट सिर्फ। बादल जी, भूटान ने फैसला कर लिया कि डोकलाम चीन को दे देगा नॉर्थ भूटान के एक्सचेंज में। भारत डील ही नहीं कर पाया वहां पर, इतना बड़ा डिप्लोमेटिक मेस पैदा कर दिया वहां पे। अब वो डोकलाम में आके हमारा जो सिलीगुड़ी का चिकन स्नैक है अब हमारे सिर पे खड़ा होगा वो। और भूटान कहता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली कहने की कोशिश कर रहा है इंडिया को कि भाई आप कुछ करते ही नहीं हमारे लिए। हम कर क्या रहे हैं सर ये अल्टीमेटली? हम इतना बड़ा मेस क्यों क्रिएट कर रहे हैं सिलीगुड़ी के कॉरिडोर के अंदर सर, कि वहां चीन सिर पे खड़ा हो जाए आके, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम कुछ प्रोएक्टिव ही नहीं है हम सर, हम तो इनएक्टिव है पूरे के पूरे। हालात ऐसे हो गए कि चावल का बैन बंद कर दिया तो नेपाल तड़प रहा है, भूटान तड़प रहा था। ये सोच रहे थे अब ये भीख मांगेंगे, हमारे सामने हाथ फैलाएंगे तब देंगे। वास्तव में भूटान को हाथ फैलाने पड़े, नेपाल को हाथ फैलाने पड़े, हमको राइस दो। जब उन्होंने मांगा तब दिया सर। दे स्टॉप द सप्लाईज। दिस इज हाउ यू एंटागोनाइज योर नेबर सर। जी सर। जी, यही तो मैंने अभी पिछली टिप्पणी में आपसे कहा था कि आपने अपने छोटे सहयोगी देशों, पड़ोसियों, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ये अक्सर कहा करते थे कि आप बहुत कुछ लोगों को बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। तो पड़ोसियों को आपके जो पड़ोसियों के प्रति आपका भाव क्या है? पड़ोसियों के प्रति आपका भाव एक बड़े देश के लिए एक आप खुद को एक ऐसा मानते हैं जो आप उन देशों पर हुकूमत वो आपके इशारे पर नाचे, आप ऐसा चाहते हैं। ऐसा 2023 के विश्व में माफ कीजिए संभव नहीं है। भूटान जैसे एक हमारे हमेशा से विश्वसनीय और भरोसे के साथी ने ये माना कि डोकलाम के मुद्दे पर अब भारत उसका चीन से बचाव नहीं कर सकता। एक इंदिरा गांधी का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आनंद जी ने बिल्कुल सही उदाहरण कहा था, लेकिन इंदिरा जी को वो न्यू और प्लेटफॉर्म मिला था नेहरू जी की विदेश नीति का। इंदिरा ने कोई अपनी विदेश नीति पैदा नहीं की थी। इंदिरा गांधी जब 62 के युद्ध में हमने मात खाई तो इंदिरा गांधी ने जो सिक्किम का है जो हमारी गर्दन पर बैठा हुआ था उस वक्त चीन के प्रवेश द्वार से, तो 1975 में, यानी ये इतिहास के लोग कम याद रख पाते हैं कि सिक्किम किस तरह से भारत में विलय उसका हुआ था। 1975 में हुआ था और इसलिए कि भारत के दूरगामी हितों को देखते हुए सिक्किम को भारत में साथ लाने का एक दूरगामी दूरंदेशी काम इंदिरा गांधी ने किया था। तो कहने का अर्थ यह है उस समय बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपिता शेख मुजीब होते थे उनका परिवार यहाँ भारत को दूसरा घर बताता था। नेपाल और भारत के बीच में जो था कि रोटी बेटी का संबंध माना जाता था। लंका में हमारी सिंगली और बौद्ध संस्कृति वहां विकसित थी, उस आधार पर हम इकट्ठे थे। मालदीव हमारी तरफ आकर्षित था और हमें अपनी रक्षा के लिए पुकारता था। तो एक तरफ भाव ये था, और जैसे कि मैंने बताया और अभी बाकी हमारे विद्वान साथियों ने बताया कि अब वही देश छिटक रहे हैं, इसलिए कि अब उन्हें हमारी कमजोरी नजर आने लगी है। जब हम अपने ही घर में अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने पड़ोसियों की रक्षा क्या कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा बिंदु है दिनेश जी। और जब तक ये अनाड़ी विदेश नीति के जो जानकार हैं, जब तक उनके हाथों में ये उस तरह रहेगा तब तक बड़ा मुश्किल है। देखिए, विदेश मंत्री जो होता है वो कूटनीति का जानकार होता है। जो ब्यूरोक्रेट जो विदेश मंत्री बनता है तो वो तो एग्जीक्यूट करते हुए आता है ना, वो एक ब्यूरोक्रेट है, मिजाज से, दिमाग से, विचार से, प्रवृत्ति से, स्वभाव से। तो वो जो है वो कूटनीति जानकार नहीं हो सकता है। वो तो भारत सरकार के वरिष्ठ राजनयिक को ही होना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ यह है कि साहब प्रसन्न है तो ठीक है। हमारे यहाँ जो जिस जगह के लिए काबिल है वो काम वो नहीं करता। रेल मंत्री कोई और काम करता है, सूचना प्रसारण मंत्री कोई तीसरा काम करता है, प्रधानमंत्री रेलों में झंडियां दिखाते हैं। तो ये जब सब प्रायोरिटीज गड्ढमड्ढ हो, एक क्लासिफिकेशन डिवीजन ऑफ लेबर नहीं अगर ढंग का हो तो आप क्या करेंगे? यही होगा। और मुझे तो आशंका ये है कि आने वाले साल 2 साल में अगर ऐसा ही रहा तो फिर स्थितियां बहुत खराब होने वाली हैं। और जिन आशंकाओं को मैं देख रहा हूं उन आशंकाओं को तो मैं अपनी जबान से इस वक्त इस शो में भूल भी नहीं सकता हूं। जी।